इकोनॉमिक्स अर्थ चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग टर्म्स ऑफ ट्रेड, व्यापार की शर्त के अर्थ और उसके महत्व पर चर्चा करेंगे। इसके पहले इसी विषय पर हमने एक और वीडियो बनाया है, और क्योंकि पूरा जो हमारा विषय वस्तु था वो उस वीडियो में पूरा नहीं हो पाया, इस नाते इस वीडियो के दो हिस्से हो गए। एक वीडियो इसके पहले है जो पार्ट 1 है, इसका पहला भाग, और उसी के कंटिन्यूएशन में ये दूसरा वीडियो है जिसे हम पार्ट 2 कह रहे हैं। और इस वीडियो को देखने के पूर्व हम भाग 1 वाला वीडियो देखेंगे, क्योंकि उसी के सातत्यता में ये वीडियो है, उसी के क्रम में है और उसी चीज़ को आगे बढ़ाया गया है। और जहाँ से हमने पहले वाले वीडियो में इसको छोड़ा है वहीं से हम इसको लेके आगे बढ़ रहे हैं। इसके पहले समयाभाव के कारण जहाँ वो वीडियो हमें समाप्त करना पड़ा था, वहीं से फिर हम प्रारंभ कर रहे हैं। और हम वहाँ पर चर्चा कर रहे थे व्यापार की शर्तों के अर्थ के संदर्भ में, और एक रूप में हमने उसको वहाँ व्यक्त किया था, और वो था निर्यात मूल्यों के सूचकांक और आयात मूल्यों के सूचकांक के अनुपात के रूप में। और उस व्यापार की शर्त को हमने नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड का नाम दिया। इसी व्यापार की शर्त को हम आयात की मात्रा के सूचकांक और निर्यात के मात्रा के सूचकांकों के आधार पर भी ज्ञात करते हैं, और हम उसी की चर्चा वहाँ से छोड़े थे, और जिसको हम ग्रास बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड के नाम से जानते हैं। ये सकल वस्तु विनिमय व्यापार की शर्त है, और वो निवल वस्तु विनिमय व्यापार की शर्त थी। ये सकल व्यापार की शर्त को भी उसके सबसे सरलतम रूप में हम यहाँ रख रहे हैं, क्योंकि आपको टर्म्स ऑफ ट्रेड की जो अवधारणा है उसको अच्छे ढंग से सरलतम रूप में समझना है। फिर उसके कठिनतम रूप को आगे आने वाले वीडियोज में हम लोग पढ़ लेंगे, और व्यापार की शर्तों के जो तमाम अन्य रूप हैं, जिनको हम उनके प्रकार कह सकते हैं, या जो उसकी तमाम अन्य अवधारणाएं हैं, उनको आगे डिटेल में पढ़ा जा सकता है। यहाँ पर जो हमारा ध्यान है वो ये है कि व्यापार की शर्त का अर्थ आपको समझ में आ जाए, व्यापार की शर्त में होने वाले परिवर्तन समझ में आ जाएं, और व्यापार की शर्त में यदि परिवर्तन होता है तो वो परिवर्तन देश के अनुकूल है या प्रतिकूल है, देश की अर्थव्यवस्था पर इनके क्या प्रभाव पड़ते हैं, और इसी दृष्टि से व्यापार की शर्तों के अध्ययन को करने या उसके सार्थकता को समझने की हमको आवश्यकता है। तो हम प्रारंभ करते हैं ग्रास बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड। आप जानते हैं कि ये जो दोनों अवधारणाएं हैं प्रोफेसर टाजिंग की हैं, और एक तरह से सरलतम रूप में हम उसको जेसमिल के प्रतिमांग के सिद्धांत से भी संदर्भित कर सकते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे थे कि जो जेसमिल का थियरी ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड है, उसमें उन्होंने जिन समीकरणों का उल्लेख किया है, और जिसको उन्होंने कहा था इंटरनेशनल इक्वेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, या इक्वेशन ऑफ प्राइस क्वांटिटी या प्राइस क्वांटिटी इक्वेशंस, और जिसमें हमने देखा था कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, जिसमें उन्होंने निर्यात के मूल्यों को निर्यात की मात्राओं से गुणा किया, आयात के मूल्यों की आयात की मात्राओं से गुणा किया, मतलब QX इंटू PX किया और QM इंटू PM किया, और दोनों को इक्वल कर दिया, क्योंकि संतुलन की स्थिति में दोनों पक्ष बराबर होंगे। ये दो देशों के मध्य व्यापार हो रहा है, और एक देश का निर्यात दूसरे देश का आयात है, और दूसरे देश का निर्यात पहले वाले देश का आयात है, और दोनों अगर बराबर हैं
तो कहा जाएगा कि दोनों के रेसिप्रोकल डिमांड बराबर हैं, और दोनों के बराबरी के आधार पर उन्होंने दो इक्वेशंस प्राप्त करने का प्रयास किया था, और जिसमें टर्म्स ऑफ ट्रेड को एक में px अपान pm निर्यात के मूल्य बटा आयात के मूल्य के रूप में देखा था, और उसी चीज़ को दूसरे तरह से QM अपान QX के रूप में देखा था, जिसका मतलब होता था कि इंडेक्स ऑफ क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट्स डिवाइडेड बाय इंडेक्स ऑफ क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ द कंसर्न्ड कंट्री। जिस भी देश के व्यापार की शर्त का हम अध्ययन करेंगे, उस देश की व्यापार की शर्तों के व्यापार के या आयातों के जो सूचकांक हैं चालू वर्ष में, उसको हम निर्यातों के सूचकांक से भाग देंगे, और जो निष्कर्ष आएगा, भागफल आएगा, वो व्यापार की शर्त को प्रदर्शित करेगा। और ये मान अगर हम इसको परसेंटेज में नहीं ज्ञात करते हैं तो ये मान 1 या 1 से अधिक या 1 से कम आता है, और हम लोग जानते हैं कि यदि ये मान 1 से ज़्यादा आता है तो व्यापार की शर्त उस देश के अनुकूल होती है, और अगर 1 से कम आता है तो प्रतिकूल होती है। और अगर हम इसी सूत्र को QM अपान QX को अगर हम 100 से गुणा करके इसको 100 के आधार पर निकालते हैं तो ये राशि 100 से ज़्यादा, 100 से कम या 100 के बराबर आएगी। 100 के बराबर आती है तो टर्म्स ऑफ ट्रेड में कोई परिवर्तन नहीं हुआ होगा, 100 से ज़्यादा आती है तो देश के पक्ष में होगी, और 100 से कम आती है तो देश के प्रतिकूल होगी। तो उसी चीज़ को हम यहाँ दिखाने का आपको प्रयास कर रहे थे जहाँ से छोड़े थे, और ये सूत्र हमने वहाँ आपको बता दिया था, जिसमें ये 4 टर्म यूज हुए हैं। QM1 जिसका मतलब है कि इंडेक्स ऑफ इंपोर्ट इन करंट ईयर, मतलब जो भी चालू वर्ष है, जिस वर्ष का हम निकाल रहे हैं व्यापार की शर्त, उस वर्ष का, उस देश का जो आयातों की मात्राओं का सूचकांक है वो कितना है। इसी तरह से बेस ईयर में जो है आयातों का सूचकांक वो QM0 है, और QX1 जो है चालू वर्ष में निर्यातों के मात्रा का सूचकांक है, और QX0 जो है वो निर्यातों की मात्रा का सूचकांक है आधार वर्ष में। और आप जानते हैं कि आधार वर्ष के जो सूचकांक होते हैं उनको हम 100 मानते हैं, इस नाते QM0 और QX0 दोनों के मान 100 रहेंगे, और उनके आधार पर हम चालू वर्ष में आयातों के मूल्य सूचकांक ज्ञात करेंगे। और आयातों में क्योंकि बहुत सारी असंख्य वस्तुएं सम्मिलित होंगी, तो उन वस्तुओं के उत्पादन में आधार वर्ष की तुलना में कितना कितना वृद्धि हुई है, इस वृद्धि को हम प्रतिशत के रूप में देखेंगे। आधार वर्ष को 100 मान के और देखेंगे कि वर्तमान वर्ष में कुल आयातों की मात्रा कितनी है किसी वस्तु की, और उस आधार पर उसका मूल्य कितना होगा। तो इस प्रकार से सारी वस्तुओं को हम निकालेंगे। आधार और सूचकांक निकालने की अपनी जो है बड़ी संस्थाएं हैं हर देशों में और विश्व स्तर पर भी, और वो ये तय करती हैं कि सारी वस्तुओं को लिया जाए या उसमें से कुछ वस्तुओं को चुना जाए, कुछ प्रमुख वस्तुओं को लिया जाए, उन वस्तुओं को भार कितना दिया जाए, आयात में उनका महत्व कितना है, क्योंकि कुछ वस्तुएं कम मंगाई जाती हैं, कुछ वस्तुएं देश के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। उस आधार पर सूचकांक निकाला जाएगा। यहाँ हम ये केवल ध्यान रखें कि सूचकांक हमें मिल जाएगा, और उस सूचकांकों को देख के हम देखेंगे कि आधार वर्ष में आयात का सूचकांक कितना है संबंधित देश का, और निर्यात का सूचकांक कितना है। इसका मतलब है कि बेस ईयर की तुलना में आयात और निर्यातों की मात्राओं में जो परिवर्तन, जितनी वृद्धि हुई है, वो अगर आधार वर्ष को 100 मान के चलें तो ये कितना है। अगर वृद्धि हुई है तो 100 से ज़्यादा आएगी, अगर वृद्धि नहीं कम हुई है तो 100 से कम आएगी। जो भी स्थिति होगी वो उस वर्ष का सूचकांक होगा। और इस सूत्र को जब हम लिख रहे थे तो हमने कहा था कि ये QM1 बटा QM0 है, जिसका मतलब है कि चालू वर्ष का आयात सूचकांक बटा आधार वर्ष का सूचकांक, और इसमें भाग देंगे निर्यात के सूचकांक चालू वर्ष के और निर्यात के सूचकांक आधार वर्ष के, और इनको हल करेंगे तो अंततः ये राशि आएगी। और जिसमें ये QX0 और QM0 क्योंकि दोनों 100 होते हैं, इस नाते 100 बटा 100 1 हो जाएगा। इसे हटा भी सकते हैं तो मूलतः इतना बचेगा हमारे लिए QM1 बटा QX1, जिसका मतलब है कि संबंधित देश के चालू वर्ष में
आयात के सूचकांक कितने हैं और निर्यात के सूचकांक कितने हैं, और इन सूचकांकों को भाग देंगे। भागफल जानते हैं हम, अगर ये ज़्यादा है इसकी तुलना में ऊपर वाला हिस्सा ज़्यादा आयातों का सूचकांक, तो उत्तर 1 से ज़्यादा आएगा। तो ये टीओटी टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है 1 से अधिक आएगी। अगर 1 से अधिक आती है तो हम इसको फेवरेबल कहेंगे, पक्ष में देश के लिए लाभप्रद है, और अगर 1 से कम आती है तो ये देश के लिए हानिकर या प्रतिकूल होगी। जो लोग इस टर्म्स ऑफ ट्रेड को प्रतिशत में निकालना चाहते हैं, इसमें इसी सूत्र में 100 से गुणा कर देते हैं, तब वो राशियाँ या तो 100 से ज़्यादा आएंगी या तो 100 से कम। 100 से ज़्यादा आएंगी तो अनुकूल, 100 से कम आएगी तो प्रतिकूल। तो इस तरह से टर्म्स ऑफ ट्रेड को हम आयातों और निर्यातों के मात्रा के आधार पर भी निकाल सकते हैं, और जब इस तरह से निकालते हैं तो इस टर्म्स ऑफ ट्रेड को हम सकल वस्तु विनिमय व्यापार की शर्त कहते हैं, ग्रास बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड। और इन दोनों कंसेप्ट के आधार पर हम ये देख सकते हैं कि व्यापार की शर्तें चालू वर्ष में आधार वर्ष की तुलना में किसी देश के पक्ष में है या किसी देश के उस देश के प्रतिकूल है। और इस फेवरेबल और अनफेवरेबल होने का सीधा सा अर्थ ये होता है कि पक्ष में होने का मतलब ये हुआ कि देश को अपने निर्यातों के बदले में पहले की तुलना में आयातों की मात्राएं ज़्यादा मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि देश को अब पहले की तुलना में व्यापार करने पर और अधिक लाभ होगा। लाभ तो पहले भी होता है, क्योंकि तुलनात्मक लागतों के अंतर के आधार पर अगर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किया जाता है तो दोनों देशों को लाभ होता है। लेकिन समयोपरि तमाम तरह के परिवर्तन होते हैं मांग में, कीमत में, और तमाम तरह की आर्थिक नीतियां हैं, तमाम तरह के आयात निर्यात के प्रतिबंध लगते हैं दुनिया भर के। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं प्रभावित करते हैं इस टर्म्स ऑफ ट्रेड को। और कालांतर में मतलब दो समय अवधियों के बीच में जब हम इसकी तुलना करते हैं तो देखने का प्रयास करते हैं कि ये देश के पक्ष में टर्म्स ऑफ ट्रेड जा रही हैं या उनके प्रतिकूल जा रही हैं। तो उस दृष्टि से टर्म्स ऑफ ट्रेड का अध्ययन या उसका जो सिग्निफिकेंस है वो यही है कि टर्म्स ऑफ ट्रेड का यदि हम अध्ययन करते हैं तो हम ये जान पाएंगे कि देश दो देशों के मध्य या किसी देश का विश्व के अन्य देशों से जो व्यापार हो रहा है वो कितना उसके पक्ष या कितना उसके प्रतिकूल जा रहा है, और उसको देखते हुए वो अपने आर्थिक नीतियों में, अपने आर्थिक निर्णयों में परिवर्तन करके स्थितियों को अपने अनुकूल बनाने का प्रयास करते हैं। आर्थिक नीतियाँ या जो भी अन्य नीतियाँ हैं जो इनसे संबंधित है उसमें वो उस तरह के करेक्शन करके इसको अगर अनफेवरेबल है तो फेवरेबल बनाने का प्रयास करते हैं, और अगर फेवरेबल है तो उसे या तो मेंटेन करने या उससे और बेहतर स्थिति में लाने का प्रयास किया जा सकता है। तो ये इसकी सार्थकता है, और सबसे सरलतम रूप में हम नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड और ग्रास बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड के संदर्भ में इसको पढ़ सकते हैं। हमने जरा उसको चित्रों के रूप में भी दिखाने का प्रयास किया है, और इन चित्रों के माध्यम से हम दोनों संकल्पनाओं को यहाँ दिखाएंगे, और ये दिखाएंगे कि किस प्रकार से ये प्रतिकूल और अनुकूल होती हैं, उसे हम चित्रित कर सकते हैं। हम जानते हैं कि टर्म्स ऑफ ट्रेड को जब हम चित्रित करेंगे तो हम इसको केवल दो ही देशों के संदर्भ में चित्रित कर सकते हैं, और जब दो देशों के संदर्भ में चित्रित करेंगे तो हम यहाँ पर मार्शल एजवर्थ के प्रस्ताव वक्रों का उपयोग करेंगे। इसके पहले एक वीडियो अलग से इसी चैनल पर प्रस्ताव वक्र के संदर्भ में है, और हमें अपेक्षा है ये उम्मीद कि पहले आप उसको पढ़ लेंगे, क्योंकि जब तक ऑफर कर्व पढ़ेंगे नहीं तब तक न तो थ्योरी ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड पढ़ पाएंगे, और न तो टर्म्स ऑफ ट्रेड की ये जो लाभ हैं, हानियाँ हैं, ये इनके फेवरेबल अनफेवरेबल की स्थितियां हैं, उसको भी आप नहीं समझ पाएंगे। और अभी आगे हम आपको बताएंगे कि टर्म्स ऑफ ट्रेड को प्रभावित या निर्धारित करने वाले जो अनेक सारे तत्व हैं वो जब प्रभावित करते हैं तो उन प्रभावों को हम टर्म्स ऑफ ट्रेड पर देखने का अगर प्रयास करते हैं तो ऑफर कर्व की सहायता से ही उसे हम समझ या समझा पाते हैं। इसलिए ऑफर कर्व टर्म्स ऑफ ट्रेड को या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जहाँ भी हम इस तरह से द्विपक्षीय लेन देनों को करते हैं वहाँ हमको उनके अध्ययन की ज़रूरत पड़ती है।
तो क्योंकि ऑफर कर्व आप जान चुके हैं, इस नाते उसका संदर्भ देते हुए हम आपको उस रूप में दिखाएंगे। हम अपने उन्हीं पूर्व हमने हमारे जो 3, 4, 5 वीडियो इसके पहले पढ़े हुए सर्वत्र हमने आप कंफ्यूज न हो, इस नाते सर्वत्र हमने यही किया है कि दो देश हैं, ए देश और बी देश। ए देश एक्स बनाएगा निर्यात करेगा, बी देश वाई बनाएगा निर्यात करेगा, और इन दोनों वस्तुओं के उत्पादन में इन दोनों देशों को तुलनात्मक लागत का लाभ प्राप्त है और उसी आधार पर ऐसा कर रहे हैं। तो हमारे इस चित्र में भी एक्स एक्स पर एक्स वस्तु की मात्रा दिखाई गई है, वाई पर वाई की मात्रा दिखाई गई है। क्योंकि एक्स वस्तु ए देश बनाता है, इस नाते ये ए का निर्यात होगा और वाई बी का निर्यात होगा। और क्योंकि जो वो निर्यात करता है वही वो आयात करते हैं, इस नाते जो बी का निर्यात है वही ए का आयात है, और जो ए का निर्यात है वही बी का आयात है। ये चीज़ें हम ध्यान में रखें। तो मैं ला रहा हूँ आपको इस चित्र पर, और इस चित्र में पहले नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड को भी बताने का प्रयास कर रहा हूँ, जिसमें हमने ये देखा है कि अगर निर्यात के मूल्य में ज़्यादा वृद्धि होती है आयात के मूल्य की तुलना में, तो देश के फेवरेबल में होती है व्यापार की शर्तें। तो अब जरा आप देखें कि निर्यात के मूल्य में वृद्धि कब होती है, तो एक कारण उसमें से कोई न कोई लेके हमें इसको समझना पड़ेगा। और जो सबसे सरलतम या सबसे आसान कारण है वो ये हो सकता है कि देश के निर्यातों की मांग विदेशों में बढ़ जाए, और अगर विदेशों में निर्यातों की मांग बढ़े तो निर्यात का मूल्य बढ़ जाएगा। तो हम ये दिखाने का आपको प्रयास कर रहे हैं कि यदि देश में निर्यातों के मूल्य बढ़ जाएं, और निर्यातों के मूल्य तब बढ़ेंगे जब निर्यातों की मांग बढ़ेगी, और निर्यातों की मांग बढ़ने का अर्थ हुआ कि जो व्यापार की शर्तें हैं, अर्थात जिस विनिमय दर पर पहले से व्यापार हो रहा है उसी विनिमय दर पर निर्यात की मात्रा पहले से ज़्यादा मांगी जाए, अर्थात दूसरा देश जो है ज़्यादा निर्यातों की मांग कर दे उसी विनिमय दर पर, तब हम कहेंगे कि निर्यातों की मांग में वृद्धि हो गई है। और अगर उसी विनिमय दर पर मांग ज़्यादा हो जाएगी निर्यातों के, तो निर्यातों का मूल्य बढ़ जाएगा। और अगर ऐसा होगा तो हम इसका प्रभाव व्यापार की शर्तों पर देख सकते हैं। तो पहले आप देखिए, मैंने यहाँ आपको यहाँ दिखाने का प्रयास किया है। ये ए देश की स्थिति है, लिखा हुआ है टर्म्स ऑफ ट्रेड ऑफ कंट्री ए है, ये फिगर ए जो है इसमें। और उसमें जब आप ऑफर कर्व पढ़ेंगे और जब आप ये देखेंगे कि एक्स ए बना रहा है, वाई बी बना रहा है, वैसी स्थिति में जो ऑफर कर्व होता है ये बी का ऑफर कर्व इस तरह से होता है, ओ बी ये जो है, और ए का ऑफर कर्व होता है ओ ए। वहाँ पर डिटेल हमने ये भी पढ़ा है कि ये ऑफर कर्व शिफ्ट कब होता है, तो निर्यातों की मांग के घटने बढ़ने पर शिफ्ट हो जाएगा, आयातों की मांग के घटने बढ़ने पर शिफ्ट हो जाएगा। और इस स्थिति में जो प्रारंभिक स्थिति है वहाँ हम आपको ले जा रहे हैं, और वो स्थिति ये है कि दोनों के ऑफर कर्व दिए हुए हैं। एक का ऑफर कर्व है ओ ए का प्रस्ताव वक्र है, और एक बी का प्रस्ताव वक्र है। ए का प्रस्ताव वक्र दिखाता है कि विभिन्न व्यापार की शर्तों पर देश ए कितनी वस्तु निर्यात करने के लिए तैयार है, और इसी तरह से बी का ऑफर कर्व ये दिखाता है कि इन्हीं विनिमय दरों पर बी कितनी वाई वस्तु देने के लिए तैयार है। तो इस प्रकार से ये दोनों के प्रस्ताव वक्र हैं। दोनों के प्रस्ताव वक्र जहाँ पर काटते हैं वही विनिमय दर या वही टर्म्स ऑफ ट्रेड निर्धारित हो जाती है, और इसी बिंदु पर दोनों की रिसिप्रोकल डिमांड बराबर होती है। ऐसा हम इसके पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर ये वक्र है बी और यहाँ पर ये वक्र है ए, और दोनों वक्र देखिए ई बिंदु पर काटेंगे, और ई बिंदु पर जहाँ काटते हैं उसी को हम एक सरल रेखा से केंद्र से मिलाते हैं, और जो रेखा मिलती है वही टर्म्स ऑफ ट्रेड होती है, OT0 टर्म्स ऑफ ट्रेड है। सरलता के लिए आप यहाँ मान लें कि अगर ये रेखा इस हमारे चतुर्थांश में बीचों बीच है, अर्थात अगर ये 45 अंश का कोण बनाती हो, तो ये दोनों दूरियां इधर और इधर वाई अक्ष और एक्स अक्ष पर बराबर होगी। ऐसा करने से इसी चित्र के माध्यम से कुछ निष्कर्ष निकालने में हमें ज़्यादा सुविधा होगी, इस नाते हमने जानबूझ के उसके बीचों बीच बनाया हुआ है। तो ये टर्म्स ऑफ ट्रेड है, प्रारंभिक ई बिंदु पर संतुलन है, और व्यापार की शर्त है OT0, जिसका अर्थ ये हुआ कि इस बिंदु पर ए देश OX1 मात्रा x की एक्सपोर्ट करता है, और इसके बदले में y की OY1 मात्रा मांगता है।
और इसी बिंदु पर बी देश y की OY1 मात्रा देके x की OX1 मात्रा मांगता है। तो हम देख रहे हैं कि जितनी वस्तु x देने के लिए तैयार है उतने y मांगता है, उतने b देश मांगता है, और b देश जितनी वस्तु देना चाहता है y की, a देश उतने y की मात्रा मांगता है। और इस नाते इस विनिमय दर पर दोनों देश व्यापार करने के लिए राजी हो जाएंगे, और इस प्रकार से व्यापार की शर्त जो है वो OT0 होगी, जिसका मतलब होगा इतने निर्यात के बदले इतने आयात प्राप्त होंगे ए देश को। क्योंकि ए देश की हम बात कर रहे हैं, इस नाते उसी की चर्चा हम यहाँ कर रहे हैं। अब हम कह रहे हैं कि अगर निर्यातों की मांग बढ़ जाए तो क्या होगा। निर्यातों की मांग के बढ़ने का मतलब हुआ कि उसी टर्म्स ऑफ ट्रेड पर जो T0 है, जितनी निर्यात की मांग होती है अर्थात वो बढ़ जाए। तो देखिए निर्यात की मांग इतनी है, इतनी निर्यातों की मांग की जा रही है। बी देश चाहता है O से लेके X1 तक वो निर्यात को मांग रहा है अपनी Y वस्तु के बदले में, इस व्यापार की शर्त पर। अब क्या करेगा, इसी की व्यापार की शर्त पर वो पहले की तुलना में ज़्यादा मांग करेगा X की, अर्थात X की मांग X1 से और आगे बढ़ेगी। और हम देखें कि इस टर्म्स ऑफ ट्रेड पर कितनी बढ़ती है, और हमने कहा कि मान लीजिए यहाँ तक बढ़ जाती है, X1 से बढ़ के वो X3 हो जाती है। और अगर X3 होती है तो आप देखेंगे X3 पर इस पुरानी वाली विनिमय दर, ये जो टर्म्स ऑफ ट्रेड T0 है, इसके के बिंदु पर ये आएगी, अर्थात इस विनिमय दर पर व्यापार की शर्त पर पहले निर्यात की मात्रा थी E द्वारा निर्धारित होती थी OX1, अब हो गई है बढ़ के K द्वारा निर्धारित और हो गई है X3, अर्थात निर्यात की मांग उसी जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है T0 बढ़ गई। और जब बढ़ेगी तो अब उसका ऑफर कर्व उस बिंदु से गुजरेगा, और ऑफर कर्व OB से परिवर्तित होके ये OB डैश हो जाएगा। पहले था OB, अब हो जाएगा OB डैश। और क्योंकि ए देश का जो ऑफर कर्व है उसमें कोई परिवर्तन हो नहीं रहा है, वो यथावत बना हुआ है। और अब हम देखेंगे कि ये जो बदला हुआ बी देश का ऑफर कर्व है OB डैश, और जो OA का ऑफर कर्व है OA, वो कहाँ अब काटते हैं, और जहाँ काटेंगे उससे व्यापार की शर्त निर्धारित होगी। और वो कटान बिंदु देखिए इस बिंदु पर है, OA वक्र यहाँ है और OB डैश यहाँ है, ये कटान बिंदु है E1 पर। और अब E1 बिंदु से अगर हम इस अक्ष को, ये केंद्र को मिलाएंगे, तो जो हमें टर्म्स ऑफ ट्रेड मिलेगी वो इस बिंदु से गुजरती हुई ये है T1। अब टर्म्स ऑफ ट्रेड T0 से बढ़ के T1 हो गई। और इस पर आप आसानी से देख सकते हैं कि इन दोनों विनिमय व्यापार की शर्तों की अगर आप तुलना करें तो X की किसी निश्चित मात्रा पर इस व्यापार की शर्त पर कम Y मिल रही है, और दूसरे वाले T1 पर ज़्यादा Y मिल रही है। और ज़्यादा Y मिलने का मतलब हुआ है कि A देश को अपने पहले निर्यात की मात्राओं पर पहले से ज़्यादा Y प्राप्त होगी, अर्थात टर्म्स ऑफ ट्रेड A के फेवर में हो जाएगी। हमने सूत्र में पढ़ा था कि निर्यात के मूल्य में परिवर्तन अगर ज़्यादा होता है, निर्यात का मूल्य अधिक है और आयात का मूल्य कम है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि निर्यात के मूल्यों में वृद्धि हुई है, और उस वृद्धि के फलस्वरूप हम E बिंदु से हट के E1 पर गए हैं, और E1 पर जाने पर टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है A देश के पक्ष में हो गई है, फेवरेबल हो गई है। और हमने पढ़ा था कि निर्यात की मूल्य बढ़ेंगे तो व्यापार की शर्त उस देश के पक्ष में हो जाएगी, और वो यहाँ पर अपने आप में स्पष्ट है। अब हम इस ग्रास टर्म्स ऑफ ट्रेड को भी देख सकते हैं, और अब इसको हमको किस में देखना है, हमको आयात की मात्राओं में और निर्यात की मात्राओं में जो वृद्धि हुई है उसके निर्देशांकों को देखेंगे। और उनको अगर हम देखें तो हम देख कहाँ रहे हैं, E से हम गए हैं E1, ये E1 से हम E1 बिंदु पर जब जा रहे हैं तो आप जरा ये देखने का प्रयास करिए कि इस स्थिति में ये जो A का एक्सपोर्ट है वो है X1 X2, और यही ये A का एक्सपोर्ट है, और A का जो इंपोर्ट है वो है जो B का एक्सपोर्ट है। तो B का एक्सपोर्ट है
पहले था OY1 अब हो गया है OY2, इसका पहले था OX1 अब हो गया OX2। और हमने सरलता के लिए आपसे बताया कि अगर हम ये मान लें कि OX1 और OX2 दोनों बराबर हैं तो प्रारंभिक स्थिति में दोनों बराबर हैं और एक तरह से जो दोनों के मूल्यों का जो अनुपात होगा वो 1 के बराबर होगा, तो व्यापार की दर जो है व्यापार की शर्त वो 1 के बराबर है। अब बदली हुई अगली स्थितियों में क्या हुआ कि आयात में वृद्धि हुई, ए के आयात में वृद्धि हुई Y1 Y2 और निर्यात में वृद्धि हुई Y1 Y2। अगर आप मूल्य सूचकांक निकालें ए के आयात का तो वो Y1 बराबर 100 मानेंगे, तो वो Y2 बराबर देखेंगे, और वो X1 बराबर 100 है तो वो X2 देखेंगे। अगर वो X1 और वो X2 दोनों बराबर हैं और दोनों बराबर 100 है, वैसी स्थिति में सरलता से देखा जा सकता है कि एक जो वृद्धि हुई है वो X1 X2 ये कम है और जो आयात में वृद्धि हुई है वो ज़्यादा है। तो जाहिर है कि अगर यहाँ वृद्धियाँ 10% होंगी और यहाँ वृद्धियाँ 20% होंगी तो आयात मूल्य का जो सूचकांक है वो 100 से बढ़ के 120 होगा और निर्यात की मात्रा का जो सूचकांक है वो 100 से बढ़ के 110 होगा। तो आयात मात्रा का सूचकांक ऊपर है ज़्यादा बड़ा है और निर्यात का सूचकांक जो है छोटा है और मान जो आएगा 1 से ज़्यादा आएगा। और हमने कहा कि 1 से ज़्यादा आने का मतलब व्यापार की दरें अनुकूल हैं, तो चाहे हम निर्यात मूल्यों के रूप में देखें तो भी 1 से ज़्यादा ही, और जब हम आयात की मात्रा और निर्यात की मात्रा के सूचकांकों के अनुपात के रूप में इसको प्रदर्शित करते हैं तब भी ये वैसे ही आएगी। और यहाँ पर हमने इसीलिए लिख दिया हुआ है कि इंक्रीज इन डिमांड ऑफ एक्स एज एक्सपोर्ट है, ये इंक्रीज इन एक्सपोर्ट प्राइस शिफ्ट ऑफर कर में शिफ्ट होता है, ये सब समझ में आ गया। इक्विलिब्रियम पॉइंट दिया, इंडेक्स अब दूसरे, ये पहली भी थी ये दूसरी है, इंडेक्स नंबर ऑफ इंपोर्ट इज ग्रेटर देन इंडेक्स नंबर ऑफ एक्सपोर्ट। और ये दिखाने का प्रयास किया कि ये देखिए एक्सपोर्ट का जो इंडेक्स नंबर है वो OY2 ये कुल एक्सपोर्ट की मात्रा है, निर्यात की मात्रा है OX2, और अगर इनके इंडेक्स को हम निकालेंगे तो आयातों का इंडेक्स होगा OY2 बटा OY1, मतलब इतने बटा इतना गुणे 100 करेंगे, इसको ये OX2 बटा OX1 गुणे 100 करेंगे, और ये दूरी कम है ये दूरी ज़्यादा, ये दोनों दूरियाँ बराबर है। जाहिर है कि इंडेक्स नंबर ऑफ इंपोर्ट जो बड़ा आएगा, इंडेक्स नंबर ऑफ एक्सपोर्ट छोटा आएगा, और क्योंकि OY2 इज ग्रेटर देन OX2 के तुलना में OY2 बड़ी है, और इस नाते आयातों का मात्रा का सूचकांक बड़ा होगा, निर्यातों की मात्रा का सूचकांक छोटा होगा, तो टर्म्स ऑफ ट्रेड 1 से ज़्यादा आएगी, वो फेवरेबल। तो इस चित्र के माध्यम से हम दोनों कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, निर्यात मूल्य बटा आयात मूल्य दोनों के सूचकांक के अनुपात को, या आयातों की मात्रा के सूचकांक और निर्यातों की मात्रा के सूचकांक, ये दोनों सूत्रों में चालू वर्ष के ये सूचकांक होंगे, और इस आधार पर हम इनकी फेवरेबल और अनफेवरेबल स्थिति, फेवरेबल हमने बता दिया, और अगर निर्यातों में कमी होती है तो यही ऑफर कर्व जो है, जो ऊपर गए थे शिफ्ट होके बाईं तरफ, वो शिफ्ट होके नीचे दाईं तरफ आएंगे और व्यापार की शर्तें देश के प्रतिकूल हो जाएंगी। उसको हमने इस दूसरे चित्र में समझाने का प्रयास किया, दोनों स्थितियाँ दिखा दी हैं। अब की बार ये देखिए, उसी चीज़ को हम बी कंट्री के संदर्भ में भी देख सकते हैं। प्रारंभिक सब चीज़ें दी हुई हैं, प्रारंभिक स्थितियों में हमने आपको बता दिया कि बी का ये टर्म्स ऑफर कर्व है, ए का ये ऑफर कर्व है, दोनों ई बिंदु पर काटते हैं, टर्म्स ऑफ ट्रेड T0 है, जैसे यहाँ थी वैसे ही है। अब की बार क्या होगा, अब की बार हम कह रहे हैं कि बी के निर्यातों के मूल्य बढ़े हैं, तो इसका मतलब बी के निर्यातों की मांग बढ़ी है। तो ये देखिए बी का एक्सपोर्ट इधर है, और बी के एक्सपोर्ट बढ़ने का मतलब ये हुआ कि बी की वाई वस्तु की मांग बढ़ गई है उसी व्यापार की शर्त पर। तो ये व्यापार की शर्त T0 है, इस व्यापार की शर्त पर पहले वाला ऑफर कर्व जो है ए का है वो यहाँ पर, और अगर इसी व्यापार की शर्त पर T0 व्यापार की शर्त पर पहले वो
यहाँ इस बिंदु द्वारा निर्धारित वाई की OY1 मात्रा का आयात करता है ये देश, अर्थात निर्यात की मात्रा बी देश की है OY1। और अब उसी व्यापार की शर्त पर जो बी का इंपोर्ट है वो देखेंगे अगर आप, तो ये देखिए इस बिंदु पर जब हम जाएंगे तो इसका मतलब है कि बी का ये इंपोर्ट है और ए का एक्सपोर्ट होगा ये, तो बी का इंपोर्ट जो है वो इतना बढ़ गया है इस बिंदु पर, अर्थात उसी व्यापार की शर्त पर बी देश का वस्तुओं की मांग ज़्यादा हुई है, और जब बी देश के वस्तु की मांग ज़्यादा होगी तो ये वक्र ओ ए से शिफ्ट होके OA2 हो जाएगा। ये जो इधर वाला वक्र है दाईं तरफ वाला डॉटेड वक्र है, इसको A2 कहते हैं, और संतुलन का बिंदु इस बिंदु से गुजर होके यहाँ हट जाएगा और नया टर्म्स ऑफ ट्रेड इस बिंदु द्वारा निर्धारित होगा E1 पर, ये T2 हो जाएगा। और T2 जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो ये प्रदर्शित करता है कि इस व्यापार की शर्त पर T0 की तुलना में Y की X की ज़्यादा मात्राएं बी देश को मिल जाती हैं, और इसलिए बी देश को यहाँ पर इस टर्म्स ऑफ ट्रेड पर बी देश के ये पक्ष में हो जाएगी। और जब बी देश के निर्यातों की मांग बढ़ जाएगी वैसी स्थिति में, तो ये बी का एक्सपोर्ट था और ये बी का इंपोर्ट है जो एक्स के रूप में है। इसका मतलब है कि एक्स वस्तुओं की मांग जो है वो बढ़ी है जो इसकी, तो इस रूप में टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है वो इस बिंदु पर जाएंगे, और ये टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है ये इस टर्म्स ऑफ ट्रेड के जो T0 है उसकी तुलना में आप देखेंगे कि Y की उसी मात्रा पर X की अधिक मात्रा को दिखाएंगे। पहले जो मात्राएं थी वो अगर आप इस टर्म्स ऑफ ट्रेड T0 को देखें तो इसका जो ऑफर कर्व है ये इस बिंदु पर जा रहा है, जो ये दिखा रहा है कि इस बिंदु पर जो है वो T2 की मात्राएं Y की मात्राएं बहुत ज़्यादा होंगी, लेकिन संतुलन बिंदु तो वहाँ निर्धारित होगा जहाँ दोनों ऑफर काटेंगे। इस नाते इस बिंदु पर ऑफर कर्व जब काटेगा तो इस बिंदु पर जो व्यापार की शर्त निर्धारित होगी वो बी देश के पक्ष में होगी। उनके आयातों की मात्रा निर्यातों की मात्रा की तुलना में अधिक होगी, अर्थात आयातों की मात्रा का जो सूचकांक होगा वही स्थिति यहाँ भी हम आपको बता सकते हैं कि अगर वो Y1 और OX1 दोनों बराबर हों तो इन मात्राओं को आप देख सकते हैं कि बी के इंपोर्ट की मात्रा में ज़्यादा वृद्धि हुई है और बी के एक्सपोर्ट की मात्रा में कम वृद्धि हुई है। इसका मतलब एक्सपोर्ट की मात्राओं का जो इंडेक्स है वो कम है और इंपोर्ट की मात्राओं का जो इंडेक्स नंबर है वो ज़्यादा है, और आयातों का इंडेक्स बटा निर्यातों का इंडेक्स होता है। आयातों के इंडेक्स अगर ऊपर ज़्यादा हैं, निर्यातों के इंडेक्स का मान कम है, तो ये राशि 1 से ज़्यादा आएगी, प्रतिशत में निकालेंगे तो 100 से ज़्यादा आएगी, और ये स्थिति बी देश के पक्ष में होगी, जो ये प्रदर्शित करती है कि अगर बी देश की आयातों की मात्राओं का ये बढ़ता है तो ये बी देश के पक्ष में होगी। और इसी तरह से अगर हम इस दृष्टि से देखें कि बी देश की निर्यातों की मांग बढ़ी है और बी देश के निर्यातों की मांग बढ़ने से बी देश के निर्यातों के मूल्य बढ़े हैं, तो निर्यातों के मूल्य बढ़ने से उनका ऑफर कर्व जो है ए देश का वो परिवर्तित होगा और जो नई व्यापार की शर्त है वो बी देश के पक्ष में होगी। और यदि इसका उल्टा होता है तो ये ऑफर कर्व जो है वो ए से इधर बाईं तरफ जाएगा, वो ए डैश होगा, और हम जानते हैं कि ये वक्र जब बाईं तरफ जाता है और व्यापार की शर्तें जब बाईं तरफ शिफ्ट होती हैं तो ये ए देश के पक्ष में हो जाएंगी। तो वैसे स्थिति में जब निर्यातों के मूल्यों के सूचकांक कम होंगे आयात के मूल्य सूचकांक की तुलना में, तो ये व्यापार की शर्तें ए देश के पक्ष में होंगी और बी देश के प्रतिकूल हो जाएंगी। तो इस रूप में हम व्यापार की शर्तों को दोनों आधारों पर निर्यात मूल्य सूचकांक बटा आयात मूल्य सूचकांक
अथवा आयात की मात्रा का सूचकांक बटा निर्यात की मात्रा के सूचकांक, दोनों स्थितियों में ऑफर कर्व के माध्यम से प्रदर्शित कर सकते हैं कि किस प्रकार से ये देश के अनुकूल और प्रतिकूल होती हैं, और अनुकूल प्रतिकूल होना और उसका पता लगना और उसके आधार पर आर्थिक नीतियां बनाना और देश के पक्ष में उन्हें करना, ये इस दृष्टि से इसका अध्ययन जो है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यही इसका सिग्निफिकेंस है, ये इसकी सार्थकता है। और हम जानते हैं कि अगर देश के पक्ष में व्यापार की शर्तें हैं तो निर्यातों की पूर्व मात्राओं से आयातों की अधिक मात्रा मिलती है। इस नाते ये देश के आर्थिक विकास के लिए भी एक तरह से बहुत उपयोगी है, और दूसरे देश की जनता की जो स्थितियां हैं वो सुधरती हैं, उनके कल्याण में वृद्धि होती है, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के जो लाभ मिलते हैं उससे आर्थिक व्यवस्था में सुधार होता है, लोगों के जीवन स्तर में सुधार होता है, आर्थिक विकास में वृद्धि होती है। और इस दृष्टि से टर्म्स ऑफ ट्रेड का अध्ययन जो है हमारे लिए या किसी देश या निवासियों के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए या आर्थिक नीतियों के बनाने के लिए या उनमें सुधार लाने की दृष्टि से महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो ये इसके सिग्निफिकेंस के रूप में हम इसको देख सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं हम समाप्त करते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि इन दो भागों में जो हमने इसको विस्तार से पढ़ाने का प्रयास किया कि आप इसके कंसेप्ट को समझ जाएं और इसके अनुकूलता और प्रतिकूलता की स्थिति को देख लें, और जहाँ कहीं भी और चित्रों के माध्यम से भी हम देख लें कि अगर इस तरह से एक अक्ष पर ए देश की वस्तु है, वाई अक्ष पर बी देश की वस्तु है, तो उनके ऑफर कर्व बी और ए किस प्रकार से होंगे और किस प्रकार से इसमें परिवर्तन होगा, और दाएं या बाएं ओर शिफ्ट होने पर किस तरह से व्यापार की शर्तें अनुकूल या प्रतिकूल होने की संकेत करती हैं। तो इन्हीं अपेक्षाओं के साथ कि आप इस दोनों भाग को पढ़ के और व्यापार की शर्तों के का जो आशय है उसको अच्छी तरह से समझेंगे, और उसकी अनुकूलता और प्रतिकूलता कैसे होती है, इनका निर्धारण कैसे होता है, वो सबसे सरलतम रूप में हमने आपको बताने का प्रयास किया है। आशा है आप इससे लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।